वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अभिषेक। आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। अभी तक मेरी इससे पहले 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को स्विच करके आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि 11th और 12th के लिए फिजिक्स की कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास 12th का है। बाकी मेरी क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो क्लास 11th की वीडियोस को देखिए। मैं वेक्टर्स की वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं ऑन कैमरा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम सुना होगा आपने। ये फिजिक्स का मैं कहना चाहूँगा बेसिक टॉपिक है अपने, क्योंकि चैप्टर आने वाले हैं आपके। इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा और बहुत सारे टॉपिक आएंगे, बट ये जो टॉपिक है जस्ट एन स्टार्टिंग है। तो हम इस टॉपिक में जो हमारा पहला चैप्टर है इसका देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखेंगे आपको आता है कि नहीं, पता है कि नहीं। अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज सुना तो होगा आपने कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है, Q होता है, 1.6 होता है, आपने बहुत कुछ सुना होगा। बट मेन फिर भी क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आपको पता है ना कि टाइम क्या है, टाइम पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बट अगर मैं पूछूं टाइम क्या है, टाइम की डेफिनेशन बताओ, देन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम कुछ चीज़ें वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, अच्छा चार्ज की यूनिट क्या है। क्योंकि हम वैसे नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि अगर मुझे कोई लंबाई नापनी है तो मैं लंबाई किस में नापूंगा, मीटर में। मुझे समय नापना है तो उसकी एसआई यूनिट सेकेंड है। हम हमेशा आवर में नहीं नापेंगे, सेकेंड में नापेंगे। इसी तरह से हम चार्ज की यूनिट क्या है उसको पढ़ेंगे। चार्ज को हम क्वांटाइज कैसे करते हैं, वो ऐड होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हम वो चीज़ देखेंगे। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड द लास्ट जो इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ, जो एग्जाम में आता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं किससे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो आपने एक नाम सुना है मैटर, मैटर नाम सुना है। मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, जो कई पार्ट में डिवाइड है। हमारी जो नॉर्मल जो छोटी छोटी क्लासेस है उसमें पढ़ाया जाता है कि मैटर साहब 3 पार्ट के होते हैं। मैटर कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे इसके अदर पार्ट भी होते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपको अलग पार्ट बताए जाएंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो मैटर्स जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैटर इज मेड ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं कुछ निश्चित एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। हम कहते हैं ना एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गैस, ये हमने पढ़े होंगे बहुत सारे एलिमेंट्स। 118 के आसपास लगभग एलिमेंट्स है। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ने अलग अलग एलिमेंट्स को खोज लिया है। तो जो मैटर होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट पार्टिकल से बनते हैं। बट हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ फिजिक्स में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो मेन 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो 3 कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ माइनस वाले चार्ज होते हैं, कुछ प्लस वाले चार्ज होते हैं। तो ये चार्ज कहाँ से आए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो पहले आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। अगर आपसे 2 इलेक्ट्रॉन का मास पूछ दिया तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन देखेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻27। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg। हम मास किस में नाप रहे हैं, kg में। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो तो आप देखोगे कितना कम वजन है, कितना कम मास है इसका, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा कम इसमें वजन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो इक्वल है, इलेक्ट्रॉन का अलग है। बट चार्ज हम देखते हैं यहाँ पर। और आपको बता दें, जैसे आपने पढ़ा होगा एक ग्रेविटेशन में कभी पढ़ा है 11th में, जी m1 m2/r²। ये क्या बताता है कि कोई भी दो मास की जो चीज़ें होंगी, जैसे कोई भी जो बॉडी है, इसका अगर मास m1 है और इसका मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा, जिसमें हम बोलते हैं ना कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों के मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने पढ़ा होगा कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2। और इन दोनों को जो डिस्टेंस है
क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के होता है, जहां से हमारा फॉर्मूला निकलता है। ये जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो कहने का मैं समझाना क्या चाहता हूं, सपोज ये है आपका प्रोटॉन, एक है, ये है आपका दूसरा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन P1 है, एक प्रोटॉन P2 है। तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन या दो एलिमेंट्स के बीच में कोई देखो हर किसी का तो कुछ ना कुछ मास होता है ना, तो जब दो एलिमेंट्स के बीच जब उनके अंदर मास होता है तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे को एक दूसरे कैसे करेंगे, अट्रैक्ट। सेम एज इट इज न्यूट्रॉन में भी दो न्यूट्रॉन है, एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, ठीक है। अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम m1 रख देंगे, m2 रख देंगे, डिस्टेंस उनके बीच में रख देंगे। सपोज कर लो 1 सेंटीमीटर, अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है आपका 1.6, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6। यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 6.67 करके वैल्यू होती है, आप रखिए, आपको पता चल जाएगा कितना फोर्स क्रिएट है दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब ये है, जब दो एलिमेंट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो क्यों लगता है, उन दोनों की मास की वजह से। सेम एज इट इज उन एलिमेंट्स के अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जिनकी वजह से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। उसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो क्या है, बिकॉज ऑफ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन रेपल अनदर इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रेपलिंग फोर्स लगता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस का होता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किसे, प्रोटॉन को, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स को सामने रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रेपल, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा अपोजिट, हमेशा एक से दूसरे को अपोजिट वाले को अट्रैक्ट करता है, जो सेम साइन होते हैं उनको रेपल करता है। बट ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें नेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अभी ये इतना हमने पढ़ लिया है। अगर किसी को समझ ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर ले और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आप सभी लोगों ने जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो समझ लिया होगा। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में एक इमेजिन करता हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉनों कब अट्रैक्ट करता है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों कब अट्रैक्ट करेगा, जब उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो क्या करेगा वो, रेपल। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रेपल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में चाहे नेचर ऑफ चार्ज जो है माइनस का हो या प्लस का हो, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। लेकिन इसी का इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में अगर माइनस और प्लस है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर माइनस माइनस है तो एक दूसरे को दूर भेज देंगे, प्लस प्लस है तो रेपल कर देंगे। बट हम यहाँ पे क्या हमें फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन हमने इमेजिन करा, इफ एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स अनदर इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है ना, पता तो होगा ही, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अवे फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन देम। अगर हम निकालना चाहें कि दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं भैया केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इतनी सी दूरी पर रखे हैं दो इलेक्ट्रॉन, 1 सेंटीमीटर इतनी सी दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा, एक बार आप लगा के देख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया ही था, फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। बिकॉज हमें पता है दोनों क्या इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू m1 m2 क्या है, m1 m2 मतलब भैया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों मास किसके लेंगे, इलेक्ट्रॉन के। तो हम ये लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ये, इसमें तो हम मास लेंगे, तो मास की मैंने एक वैल्यू बताई थी, वैल्यू मैंने मास की क्या बताई थी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब
10⁻², का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁴। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो हमें यहां से क्या समझ में आया कि जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों उनमें इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच इतना ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, लेकिन उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। भैया एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है ये। तो इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में कितना लग रहा है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी पावर कितनी -67 में निकली पावर इसका, मतलब 0.00067 तक चले जाओ, इतने जीरो हैं उसके आगे, लेकिन यहाँ पर केवल 24 तक। तो आपको देखने को मिल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कितना निकल रहा है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। तो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो भैया इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, कितने फोर्स से, इतने फोर्स से फेंक रहे हैं। तो इसका हमें मतलब क्या समझ है कि इलेक्ट्रॉन में मास होता है। कैसे पता चला, क्योंकि इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है। कैसे पता चला, भैया एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगता है, चार्ज की वजह से। तो इनमें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज भी होगा। सेम आ जाते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन के अंदर बीच में भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो 1.6 करके कुछ होता है। तो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकला है, आप यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो प्रोटॉन की यहाँ पर प्रोटॉन्स भी क्या लग रहा है आपस में, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इनके बीच भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये भी भैया एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स में भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इसमें भी मास है ना, और इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसमें भैया चार्ज भी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है, जब किसी में चार्ज होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, जब किसी में मास होता है। आपने सुना है ना, जुपिटर कहते हैं जो बृहस्पति ग्रह है, जो सूर्य है, इनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनका मास ज्यादा है। जो मून है वो पृथ्वी की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर घूमता रहता है। क्यों, जो चंद्रमा है वो उसका जो मास है वो कम है, पृथ्वी का मास ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर उसके सैटेलाइट की तरह घूमती रहती है चंद्रमा। क्यों, मास की वजह से उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, घूम रहा है। और सूरज के चारों ओर कौन घूमता है, हमारी पृथ्वी। क्यों, क्योंकि सूरज का मास बहुत ज्यादा है और पृथ्वी का कम मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर कर घूमते रहते हैं। अब जो सूरज है वो किसके चक्कर लगाता है, सोलर सिस्टम के। क्यों, क्योंकि भैया जो एक हमारा सोलर सिस्टम है, जो एक सूरज है, उसका मास जो हमारा पूरा गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी है, उसके मास से बहुत कम है। जो सूरज का मास है वो बहुत कम है, तो उसका चक्कर लगाता रहता है। तो सब एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों, मास की वजह से। जिस चीज में मास है, जिस चीज में कोई ना कोई मास है, वो मैटर है इस दुनिया में, वो चीज एग्जिस्ट करती है। जिसमें मास नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन्स, बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया भैया, तो न्यूट्रॉन्स जो दादा थे हमारे, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स केवल लगा, इनके बीच में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा ही नहीं बीच में। तो हम इससे क्या समझे कि भैया जो न्यूट्रॉन्स हैं इनमें मास तो है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा मास की वजह से, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता। मतलब चार्ज किस में होता है, चार्ज होता है केवल इलेक्ट्रॉन में और होता है प्रोटॉन में। इन दोनों में क्या होता है, चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन दादा में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है,
इतना समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ चार्ज। अभी मैं बहुत देर से डिस्कस कर रहा हूँ माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो इतना नोट कर लो, इतना पढ़ लो आप लोग पहले। देन अब हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, काइंड ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाम तो रट गया होगा आपको। अब जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर हमने अभी डिस्कस किया था तो क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रहा था। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इनके बीच अभी कोई फोर्स क्रिएट हो रहा था, 2.3 × 10⁻⁴ करके फोर्स एक क्रिएट हो रहा, 24 न्यूटन एक फोर्स क्रिएट हो रहा था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तब भी इनके बीच में सेम इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट होगा। सो व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनमें क्या जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा इसमें इतना ही, लेकिन ये क्या होंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल। रेपेल मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो सेम नेचर वाले जो चार्ज हैं, माइनस और माइनस, सेम नेचर वाले जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को करते हैं रेपल। रेपल मतलब दूर भेजना। और जो एक कहते हैं ना विपरीत नेचर के, जो अपोजिट नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को इतने ही फोर्स से करेंगे अट्रैक्ट। अगर मैं सेम चीज प्रोटॉन में फॉलो करूं तो प्रोटॉन में भी साहब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब है अगर सेम और सेम चार्ज दोनों में दिया हो तो ये एक दूसरे को करेंगे रेपल। सेम चार्ज दिया है रेपल, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है ये माइनस का होता है। क्या? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये इसकी यूनिट है चार्ज की। अभी देखेंगे क्या है यूनिट, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और जो प्रोटॉन की होती है वो भी उसकी भी सेम वैल्यू, बट ये प्लस में होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब बताओ इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या उसके जो चार्ज की जो पावर है वो कम है? नहीं, इसमें ये माइनस साइन अपोजिट की जो उसकी नेचर है वो शो करता है, ना कि इसकी पावर कम है या ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेम एज इट इज इन प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का सेम चार्ज होता है। और क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही अवेलेबल नहीं होता तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो यहां पर आप इतना समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने डिस्कशन कर लिया काइंड ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? भाई यूनिट क्या चीज होती है, क्या बवाल है ये यूनिट चीज? हमने देखा है अगर ये लाइन है तो मैंने लिख दिया 3 है, इस लाइन की लंबाई मैंने लिख दिया 3। इसके बाद कुछ लिखना पड़ेगा भैया, 3 लीटर है, 3 सेकंड है, या 3 मीटर है, या 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो इसके बाद लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं यूनिट, है ना? हमने बोला कि हमने 2 समय के लिए अगर मैं बोलूं तो हम क्या कहेंगे, 2 घंटे काम किया। लंबाई के लिए मीटर, है ना? तो ऐसे हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी पढ़े हैं। तो इसी तरह से चार्ज का भी एक यूनिट होता है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि भैया 1 सेकंड किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा होगा पहले कि उस लेबोरेटरी में, जो भी यूके में एक लेबोरेटरी है, वहां पे एक जो रॉड पड़ी हुई है वो एक बार में एक जितने 100 वाइब्रेशन जितनी देर में करते हैं उसको हम 1 सेकंड मानते हैं। इस तरह से अगर हमें डेफिनेशन बतानी हो तो 1 सेकंड किसे कहते हैं हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे मास है, जो मास है 1 ग्राम, ये क्या होता है, तो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसकी डेफिनेशन बनाना है, बाकी सब पता सबको है, मास, टाइम, लेंथ। 1 मीटर क्या है, तो कह देते हैं कि वहाँ पे एक मेटल रखा हुआ है लेबोरेटरी में, उसकी जो लंबाई है उसको हमने एक मानक मान लिया, वो 1 मीटर की है। तब से हम लोग जो उसके बराबर की चीज़ होती है उसको 1 मीटर मानते हैं। अगर डबल है तो 2 मीटर, एक होके एक आधी है तो 1.5 मीटर। इस तरह से हम मानते हैं, यूनिट मान लिया हम लोगों ने। तो अब ये चार्ज हमने किसको माना है, चार्ज की हमें यूनिट सोची है कूलम।
क्या है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। अब एक कूलम क्या होगा? एक कूलम क्या होगा? अगर एक सेकंड में किसी भी मटेरियल से 1 एम्पियर, एक कूलम क्या होता है? एक सेकंड में 1 एम्पियर का जो करंट है, जब वो फ्लो हो रहा हो तो वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। फिर से देखेंगे, एक सेकंड में करंट 1 एम्पियर हो, केवल करंट कितना हो? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रिएट करेगा? 1 कूलम। ठीक है, तो यही से हमारा एक फॉर्मूला भी आता है, Q इक्वल्स टू, ये क्या है? T, ये क्या है? I। I क्या होता है? एम्पियर क्या होता है? करंट को, करंट की जो हमें फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है 7, उसमें हमें समझ में आता है कि जो करंट की यूनिट है वो क्या है? I। तो हम Q इक्वल्स टू IT भी लिख देते हैं फॉर्मूला। तो ये क्या है हमारा? चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज हमारा अगेन 1 एम्पियर करंट में, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा? 1 कूलम। ठीक है, अब अगर मैं एक माइक्रो कूलम की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻�6 कूलम। तो यहां से क्या समझते हैं कि जो एक माइक्रो कूलम है वो बहुत ही छोटी यूनिट है, वो बहुत ही छोटी यूनिट है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 कूलम लग रहा है, तो एक माइक्रो कूलम कितने सेकंड में लगेगा? मिली सेकंड्स में लगेगा। तो 1 कूलम माइक्रो कूलम भी काफी छोटी यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज हमारा क्लियर हो गया। चार्ज की क्या यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, एक चार्ज का और फॉर्मूला होता है जो हम इस चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जो आईटी वाला जो पार्ट है ये हमारा किसमें है? इलेक्ट्रिक करंट में। जब चार्ज, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये टॉपिक किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मतलब जब भी चार्ज एक जगह पर हो तब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो भी है, इसको इस जो पूरी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यही चार्ज मूव करने लगे, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर चला गया, तो जब चार्ज मूव करने लगे तो जब इसकी हम पढ़ाई करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब चार्ज मूव करने लगे, जब उसकी स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। और जब चार्ज एक ही जगह पर स्टैटिक हो, एक ही जगह पर स्थित हो, तो उसको क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू IT फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं करते हैं हम। यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Q इक्वल्स टू NE। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, Q इक्वल्स टू NE। अब Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ना लेके मैं बोलता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज कितना होगा? Q इक्वल्स टू 3E। क्योंकि भैया इस दुनिया में केवल 3 ही एलिमेंट थोड़ी ना है, इस दुनिया में 118 एलिमेंट है, तो उनके बीच में जो चार्ज लगेगा वो कितना होगा? तो हम Q इक्वल्स टू Ne के फॉर्मूले से लगाते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो Q इक्वल्स टू 3E, 15 इलेक्ट्रॉन है तो Q इक्वल्स टू 15E। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? चार्ज का एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। और कहने का मतलब क्या है? एक चीज और देखता हूं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन में क्या है? अगर क्वेश्चन में तुम्हें देने वाला था, क्वेश्चन क्या है कि अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, अब इनके बीच में इनका जो चार्ज है, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इनका जो अगर हम देखें तो पूरा ओवरऑल चार्ज कितना है, हम क्या देखेंगे? मैं मान लेता हूं जो प्रोटॉन है इस पर कितना चार्ज लग रहा है? मैं मान लूंगा N1E। मैंने कितना चार्ज मान लिया? N1। N कुछ भी नंबर हो सकता है, 15, 20, 25, 30, 40, कुछ भी हो सकता है, हमारे कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया? N1E। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं इलेक्ट्रॉन का मानूंगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या मानेंगे हम लोग? N2 और माइनस का E मानेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर क्या होता है? माइनस का होता है। तो अगर अब हम देखें इन दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कंबाइंड में निकालें, एक तरह से तो क्वांटाइज करें, इन दोनों का सम निकालें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम दोनों का सम निकालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? N1 माइनस E का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? N2E। यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस, जबकि हम कर क्या रहे हैं? सम। तो हमारा E हमने कॉमन ले लिया है, बचा क्या? N1 माइनस N2। ये हमारा क्या हो गया? एक फॉर्मूला आ गया। तो कहने का मतलब है अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा तो उनका साइन भी यूज होगा। अब वही चीज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते तो क्या यहाँ पे आता? प्लस।
ठीक है। तो जब हम चार्ज को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज होते हैं कि यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 16 प्रोटॉन है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, तब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और माइनस और प्लस हमें नेचर को ध्यान में रखना होता है, दैट इज कॉल्ड चार्जेस क्वांटाइज्ड। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने चार्ज का डिस्कशन कर लिया अपने, इलेक्ट्रिक चार्ज, काइंड ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्जेस क्वांटाइज्ड क्या होता है। अभी अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन क्या होता है पहले आपको पता है, जब कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आती है या रगड़ती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन चार्ज क्रिएट होता है। कहता है ना, सर्दियों में जब सर्दी लगती है तो हम लोग कैसे हाथ कैसे करते हैं, रब करते हैं। हमारे स्कूल में रब करवाया करते थे, फास्ट 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 हम लोग बहुत इससे रब करना स्टार्ट कर दिया करते थे। एक हमें देखना यहाँ पर एक थोड़ा सा गरम गरम सा लगेगा। गरम गरम सा क्यों लग रहा है, जब हम रगड़ रहे हैं आपस में तो हमारे हाथ से चार्ज रिलीज हो रहे हैं जो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं आपस में, है ना, रगड़ने पर। एक अगर हम देखेंगे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये वैसे कब से स्टार्ट है कहानी, पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी हमने देखा एक स्केल बालों पर रगड़ा था बहुत तेजी से, बालों पर रगड़ा है ना, फटाफट रगड़ा, और हम छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कागज होते हैं, उनको तोड़ फाड़ लेंगे और उसके बाद हम उसको अट्रैक्ट करेंगे। वो जो कागज डांस करता है। अब भैया डांस क्यों कर रहा है, वो नृत्य क्यों कर रहा है, हम देखेंगे। तो ये जो कहानी है एक पुराने जमाने चल रही है 600 BC पूर्व, कहते हैं ना BC मतलब ईसा पूर्व, क्रिश्चियन धर्म के जो क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म जिन्होंने स्टार्ट किया है, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से 600 साल पहले, मतलब आज से 2624 साल पहले, 2622 साल पहले की बात है। ये ग्रीक्स, क्योंकि भैया हम तो वैसे ये जो एजुकेशन है एक तरह से कहें तो भैया अंग्रेजों की देन है, ये तो मानते हैं। जो लॉर्ड मैकेले थे उन्होंने एजुकेशन दी है, बट यहाँ पर हमारे एजुकेशन में कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन शायद हम लोगों ने, हिंदुस्तानी ने इससे पहले खोज कर रखी हो। लेकिन अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, दैट इज नॉट माय अकॉर्डिंग, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ग्रीक 600 BC पूर्व, मतलब आज से 2622 साल पहले, यहाँ पर ये कहते थे कि जो अंबर जो होता है अगर उसको ऊन में रगड़े तो वो चार्ज हो जाता है। किस तरह से, देखना आप कंघे को जब बालों पर रगड़ो तो इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब एक पेपर को प्रिंटिंग मशीन के अंदर से निकालो तब उसमें हल्की सी छोटी सी आवाज आएगी, छोटी सी आवाज आएगी, ठीक है, वो चार्ज हो जाता है क्या, पेपर। एक ग्लास जो रॉड है, कांच का जो रॉड है, उसको अगर सिल्क रेशम के कपड़ों पर रगड़ो तो वो चार्ज हो जाता है। अब क्यों चार्ज होता है साहब, आपको पता है, जैसे ये एक रॉड है, इस पर भी क्या है, प्लस अवेलेबल है सारे और माइनस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सेम एज इट इज इसमें भी प्लस इलेक्ट्रॉन सारे अवेलेबल है और माइनस अवेलेबल है। अब जब इस प्लस वाले रॉड को मैं बहुत तेजी से सिल्क वाले क्लॉथ पर रगड़ने में लगा पड़ा हूं, तो इसमें से क्या हो जाएगी, जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है वो 3 चलेगा किसमें, उस सिल्क वाले क्लॉथ में। जो सिल्क क्लॉथ है ये मेरा, ये सिल्क क्लॉथ है, इसमें अब क्या हो गया, इसमें वैसे तो इसमें हम प्लस और माइनस दिखता नहीं है, ठीक है, इसमें प्लस और माइनस अवेलेबल था, ठीक है, और इसमें माइनस वाले अवेलेबल थे, इसमें भी माइनस वाले अवेलेबल थे, इसमें प्लस वाले अवेलेबल थे। अब आप क्या देखेंगे कि जब इस रॉड को मैंने सिल्क वाले कपड़े पर रगड़ा, सिल्क का एक क्लॉथ है, क्लॉथ मतलब कपड़ा जो रेडीमेड नहीं है या बना हुआ नहीं है, क्लॉथ उसको कहते हैं। क्लॉथ किसे कहते हैं, क्लॉथ जब ईएस लग जाता है मतलब वो कपड़ा पहनने लायक है। और जो क्लॉथ क्या होता है, जब हम कपड़ा नया नया खरीदते हैं, कपड़ा नया नया खरीदते हैं ना, इसको बनवाने में डालते हैं तो क्लॉथ होता है। तो एक सिल्क क्लॉथ पर उन्होंने फटाफट एक कपड़ा, ये सिल्क ग्रास की रॉड रगड़ी, जब रगड़ेंगे तो इसमें से जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है वो उसमें ट्रांसफर हो गए। तो इसमें क्या, सिल्क क्लॉथ में क्या हो गया, यहाँ पर इसके जो आउटर लेयर पे क्या हो जाएगा, माइनस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि भैया प्लस तो इसमें अवेलेबल है पहले से, माइनस भी इसमें से अवेलेबल है। अब ज्यादा जितने प्लस अवेलेबल उतने माइनस अवेलेबल है, लेकिन अब ये इधर से इसने 3-4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भारी पड़ रहे हैं, इन पर ज्यादा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे जहां पर जगह खाली मिल जाए। और इस पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो वैसे इसके पास माइनस के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, और वैसे प्लस के इलेक्ट्रॉन 5 थे, ठीक है, लेकिन यहाँ से 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो चले गए। तो अब हम क्या कहेंगे कि भैया इसके पास जो 4 प्रोटॉन है वो ज्यादा है, ये तो कहेंगे 4 प्रोटॉन ज्यादा है। सेम एज इट इज इसमें भी प्लस अवेलेबल है और माइनस अवेलेबल है। अब ये भैया जैसे ही ये रॉड छोटे से कागज के पास जाएगा, एक हल्के से कागज के पास जाएगा ये रॉड, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ताकि भैया ये पूरी जो एक तरह से कहते हैं ना कि इसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हो जाए अवेलेबल, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। जिस वजह से ये जो रॉड है
वो कागज का ये हिस्सा अपनी तरफ खींचेगा, चिपकाने की कोशिश करेगा और अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं जादू हो गया, जादू हो गया। तो ये जादू नहीं है, ये साइंस है अकॉर्डिंग टू अंग्रेज। ये क्या है? साइंस है। अब लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि भैया इधर प्लस है इधर प्लस है, ये रेपल क्यों नहीं होता? ये देखो ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है प्लस का चार्ज का, ये इस माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, ताकि बराबर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। प्लस वाला हिस्सा माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस वाला माइनस को रेपल क्यों नहीं करता? क्योंकि ये माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो केवल एक था और प्लस वाले बहुत ज्यादा है, तो जो अपोजिट वाले जो चार्ज है वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी डिस्टेंस और इनमें जो इनकी क्वांटिटी होती है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम रहेगी ना यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को रेपल नहीं कर पाते हैं। इसे ही बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। देखा होगा ना आपने, एक स्केल लो, अभी नहीं, अभी प्लास्टिक की स्केल लो, अपने बालों बड़ी तेजी से रगड़ो रगड़ो, अब आप क्या हुआ, वो जो उसमें अगर जो स्केल थी उसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? आपके बाल पर। अब आपका जो स्केल है, क्योंकि हर किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है, हर किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है, और जो आपने स्केल वालों पर रगड़ी उसमें इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब तो भैया वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा ना, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, कुछ पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको बोर्ड के पास ले जाओगे तो बोर्ड तो ना खींच चलाएगा, बोर्ड को तो मास बहुत ज्यादा है, वो हल्की चीजों के पास जाएगा, हल्की चीज जैसे छोटा कागज हो गया उसके पास गया और कागज को अपनी अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? वो कागज में से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं हम इंडक्शन। समझ में आया सभी को? समझ में आया? अब हम आगे डिस्कशन करेंगे क्या है? कूलॉम्स लॉ। अब एक कूलॉम हुए थे, उन्होंने एक नियम दिया था, वो नियम हम डिस्कशन करते हैं, फिर इसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड द लास्ट टॉपिक इज दैट। तो ये भैया हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? एक जो कूलॉम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जब करे लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट्स करे, लैब्स में एक्सपेरिमेंट करे, तो उनको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले, जब रिजल्ट चौंका देने वाले थे। रिजल्ट्स क्या थे कि पहले अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ कि भैया एक ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, कुछ मान लो इसमें Q1 चार्ज है, कितना चार्ज है? Q1। ये कितना है? Q2 चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कुछ भी मान लो आप इसको, ये Q2 चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो, कुछ डिस्टेंस में मान लेता हूँ, इसके बीच की डिस्टेंस है वो पता है क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा, इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स क्रिएट होगा। अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट होता है, अभी हमने पढ़ा एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच रेपल वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इनके बीच अट्रैक्शन वाला फोर्स क्रिएट होगा। सेम है तो दूर भागेंगे, अगर अपोजिट नेचर के माइनस प्लस है तो अट्रैक्ट होंगे, तो इनके बीच एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन मान ले इसको, या प्रोटॉन मान ले, तो इनके बीच का एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये फोर्स क्रिएट होगा। अब ये फोर्स क्रिएट को अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो कैसे क्या होगा? उसके लिए जब कूलॉम्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करे तो उनको क्या दिखाई पड़ा कि जो इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो इन दोनों के चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इन दोनों के जो चार्ज का मल्टीपल ज्यादा है तो इनके बीच का जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। इन दोनों के जो बीच का जो चार्ज है, ये चार्ज कम है और ये भी चार्ज कम है और मल्टीपल भी कम है, तो फोर्स भी कम लगेगा। अगर चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। चार्ज अगर 3 कूलम 4 कूलम है तो फोर्स भी उसी हिसाब से 3 और 4 12 के आसपास लगेगा। समझ में आया? तो जैसे अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा, चार्ज कम तो फोर्स कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और बोला कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, चार्ज की जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर मतलब 1/r का स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर है, अगर इन दोनों की डिस्टेंस ज्यादा कर दो, चार्ज को दूर रख दो तो इनके बीच कम फोर्स लगेगा, अगर चार्ज को पास रख दो तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो हमने इसमें क्या समझा? अगर जो चार्ज होंगे इनमें जो चार्ज है, जो Q है, अगर वो ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और अगर इनमें इनकी जो डिस्टेंस है और इनकी जो डिस्टेंस अगर उनको कम कर दिया जाए तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस को दूर कर दिया जाए तो फोर्स कम लगेगा। तो ये हम क्या निकाल सकते हैं? तो अगर हम लिख सकते हैं ना Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 upon R square। क्यों?
कि भैया ये भी इस टाइप में मोशन है, ये भी इसके एटॉमिक डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या कर देंगे, इस मोशन को हटा देंगे। इस प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक हमने कांस्टेंट लिख दिया के, q1 × q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर k की एक वैल्यू दे दी है उन्होंने। k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0 कह देते हैं, q1 × q2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी कुछ वैल्यू होती है जो है वैसे 8.9 होती है, लेकिन हम इसको 9 के बराबर मान लेते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हम मान लेते हैं वैल्यू। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये भी हम मान लेते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर का इनवर्स। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो ये दो वैल्यू हम निकाल दें डिवाइड करके। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। कभी कभी एग्जाम आ जाता है, डेरिवेशन छोटा सा, बहुत छोटा सा है और क्लियर बहुत ज़्यादा आराम से हो जाता है ये डेरिवेशन। तो यहीं तक की हमारी क्लास थी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम इसी चैप्टर के लिए आगे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मेन चीज़ ये है, जब भी आप वीडियो देखें तो पूरी वीडियो को देखिए और इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया उसको नोट जरूर बना लीजिएगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड बने रहिएगा हमारे चैनल एजुपाथ के साथ, जो आपको शिक्षा प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय श्री राम।